अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू जोर का जोर। मीर जीशान की तरफ से आपको एक बार फिर बहुत बहुत खुश आमदीद। और चैंपियंस ट्रॉफी होने वाली है और डेफिनेटली उसके लिए मेंटोर होना भी बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ साथ अगर हम देखें तो जो ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग कोच का होना भी बहुत ज़रूरी है। तो पीसीबी इस हवाले से बहुत ज़बरदस्त फैसले कर रहा है। इसके अलावा कल हाफिज़ साहब और मैं डिस्कशन कर रहे थे स्क्वाड के मुतालिक जो कि टेस्ट के लिए अनाउंस किया गया, जिसमें इमामुल हक नहीं है। फिर इसके अलावा अगर हम शाहीन्स की बात करते हैं तो उसके अंदर नसीम शाह की शमूलियत और बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स का शामिल होना कि एक शाहीन्स, क्योंकि एक नई टीम को फ़रोग देने की उसके अंदर बात होती है, लेकिन अगर हम देखते हैं कि उसमें सरफराज अहमद भी हों, उसमें नसीम शाह भी हों, तो फिर एक सवालिया निशान ज़रूर खड़ा हो जाता है। इसी के साथ अगर हम देखें तो टेस्ट के स्क्वाड के अंदर भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर सवाल करने का दिल करता है बहुत ज़्यादा। तो मेरे साथ सेट पर मौजूद है नाज़रीन आप सबकी जान क्रिकेट की शान हाफिज़ इमरान। अस्सलाम वालेकुम हाफिज़ साहब, कैसे हैं? बहुत शुक्रिया जी, अल्हम्दुलिल्लाह। हाफिज़ साहब, हम मेंटोर की तरफ भी आएंगे और हम ट्रेनिंग कोच की तरफ भी आएंगे, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे स्क्वाड के मुतालिक, जिसके ऊपर हम कल बात कर रहे थे और हमारे पास वक्त कम था तो हम बात उस तरह से कर नहीं पाए। लेकिन ये कि हाफिज़ साहब, सरफराज अहमद का शाहीन्स में होना और नसीम शाह का भी होना, फिर उसके बाद अगर हम टेस्ट में देखते हैं तो इमामुल हक का ना होना, बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स जिनकी हम कल बात कर रहे थे, हमने साजिद की भी बात किया कि अगर साइम अयूब है तो फिर वो क्यों है। ये जो एक हेर फेर है स्क्वाड के अंदर दोनों मतलब फॉर्मेट्स के अंदर, आप कैसे देखते हैं? देखिए, एक बात यह है कि दो तीन चीज़ें बड़ी अहम है। जैसे कल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो अपनी प्रेस रिलीज़ जारी की थी, उसमें बताया गया था कि इमामुल हक जो है वो शायद अनफिट हैं, शायद इस वजह से मुंतखब नहीं हुए। लेकिन उसमें कुछ चीज़ें और तरीके से सामने आ रही हैं। अगर हम कल ही पाकिस्तान के साबिक़ कप्तान सलमान बट साहब ने कहा है एक जगह पर, वो अपने के इमाम को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी के जो दो अरकान हैं, मोहम्मद यूसुफ और असद शफीक, अब बुनियादी तौर पर उनका ये बयान अपने दोनों क्रिकेटर्स जो हैं सिलेक्शन कमेटी में जो शामिल क्रिकेटर्स हैं उनके ऊपर एक सवालिया निशान है कि उनकी मौजूदगी में अगर कोई एक नॉन क्रिकेटर किसी भी पाकिस्तान टीम के खिलाड़ी को, और उनकी लोगों के सामने है कारकर्दगी, ये एक अलग बहस है कि उन्होंने किसके ख़िलाफ़ रन्स किए, किसके ख़िलाफ़ नहीं किए, कितने किए। तो सारी की सारी टीम टेस्ट पाकिस्तान की अगर किसी टीम के ख़िलाफ़ खेल रही है तो अकेले इमाम नहीं खेल रहे, सारी खेल रहे हैं उसके ऊपर। तो बुनियादी तौर पर जो उनको एतराज़ उनके ऊपर लगाया गया है वो ये नहीं है कि उनकी फ़िटनेस है, वो एतराज़ ये लगाया गया कि शायद जब पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ टेस्ट मैचेस खेल रहा था तो इमामुल हक को उनकी सुस्त बैटिंग की वजह से पाकिस्तान की इस टीम में जिसने बांग्लादेश के ख़िलाफ़ टेस्ट मैचेस खेलने हैं उनको टीम से ड्रॉप किया गया है। और अब अगर यही एक एतराज़ है तो सबसे पहले अगर ये मसला भी है जिस वजह से उनको अब ड्रॉप किया गया, तो पाकिस्तान ने काफ़ी महीने हो गए हैं ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ टेस्ट मैचेस खेले थे, और अगर उस सीरीज़ में जिसमें पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया आमने सामने थे, अगर इमामुल हक ने कुछ उनका स्ट्राइक रेट बेहतर नहीं था तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में वो तमाम फ़ैसले करने वाले लोग ये बता सकते हैं क्या कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कारकर्दगी बैटिंग के शोबे में उन तीनों टेस्ट मैचेस में क्या थी, पाकिस्तान के सारे बैटर्स ने कुल मिलाकर कितने ओवर्स खेले थे, एक इनिंग्स कितने ओवर्स तक थी, आपका टेस्ट मैच कितने दिनों तक गया था। तो अगर तो आप टेस्ट मैच आपके ड्रॉ होते रहे हैं और सिर्फ एक बैट्समैन की वजह से होते रहे हैं तो फिर तो आप उसके ऊपर बात कर सकते हैं कि इसको थोड़ा सा बेहतर करने की ज़रूरत है। लेकिन अगर आपके पास आपकी जो प्लेयर्स हैं, आप बैटिंग आपकी सर्वाइव ही नहीं करती है, मतलब मुझे याद नहीं पड़ता कि शायद सेकंड न्यू बॉल भी लिया पाकिस्तान ने अपनी बैटिंग में उस टेस्ट सीरीज़ में या नहीं। तो अगर इस किस्म की सूरत हाल आपकी बैटिंग की और उसमें आप आ जाएं किसी एक बैट्समैन की स्ट्राइक रेट के ऊपर, तो ये इतनी ज़्यादा कोई भली बात मालूम नहीं होती। और उससे भी ज़्यादा जो परेशान कुन, उससे ज़्यादा तशवीशनाक बात यह है कि उस बारे में जो फ़ैसला किया है तो वो बजाय इसके कि जो आपके सिलेक्टर्स क्रिकेट खेले हुए हैं वो बात करें, वो कोई डायरेक्टर साहब आके उसके बारे में बात कर रहे हैं। ये कल सलमान बट साहब ने सारी चीज़ें बताई हैं। तो लाजिम नहीं है कि ऐसा नहीं है कि ये कोई उनके पास उड़ती चीज़ आ गई होगी, इसकी कोई ना कोई बड़ी मुसद्दिका चीज़ होगी जिसको उन्होंने बयान किया है। सो ये जिस शख्स ने फ़ोन किया है उनको, इमामुल हक को, उनको भी ये देखना चाहिए कि क्या वाकई ये उनके करने का काम है। वो कैसे, अगर उनको खुद ही पता ही नहीं है क्रिकेट की बुनियादी चीज़ों किसी वो वाकफियत नहीं रखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में किसका इंटेंट है, क्या उसमें तो स्टीव स्मिथ को भी फिर निकाल देना चाहिए ऑस्ट्रेलिया को अपनी टीम में से, कहीं लबुशेन को भी निकाल देना चाहिए कि उसका भी इंटेंट नहीं था।
तो ये बड़ी हैरानकुन चीज़ है कि अगर आपने सिर्फ इस बुनियाद और अगर फ़र्ज़ कर लें ये था और आपने ये समझा था कि ऐसे है, तो आपने उस टेस्ट सीरीज़ के ख़त्म होने से लेकर इस टेस्ट सीरीज़ के शुरू होने से या इसके स्क्वाड के ऐलान होने तक क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने या उसके जो भी लोग फ़ैसला करने वाले हैं, क्या उन्होंने ये फ़ैसला किया कि इमाम के स्ट्राइक रेट को बेहतर बनाने के लिए किन चीज़ों पर काम करने की ज़रूरत है? तो आपने बराह रास्त एक खिलाड़ी को सिर्फ इस वजह से कि उसका स्ट्राइक रेट ठीक ना हो, वो ऑस्ट्रेलिया में आप क्रिकेट खेल रहे हैं, उनकी वो टीम है जो वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप खेली हुई है, अपने मैदानों पर वो हमेशा से बहुत अच्छे रहते हैं। दूसरा, नया बॉल उन्होंने आपको लेने नहीं दिया और आपने किस पर निकाल दिया है? स्ट्राइक रेट के ऊपर निकाल दिया। सो ये बड़ी अफसोसनाक चीज़ है कि इस तरीके से अगर आपके फ़ैसले होंगे तो आपके पास तो पहले ही ज़रा उतने ज़्यादा टेस्ट के बैट्समैन मौजूद नहीं हैं, बैटर्स मौजूद नहीं हैं, और अगर आपके पास जो हैं, अगर आपने उनके साथ भी ये सलूक करना है और इस तरीके से फ़ैसले करना है, तो ये बुनियादी तौर पर जो सवालिया निशान है ये है सबसे पहले जो आपके सेलेक्टर्स हैं, और उसके साथ साथ फिर कप्तान के ऊपर भी आएगा। क्या कप्तान वाकई समझता है कि वहाँ पर जो हालात थे वो उसमें उन हालात के मुताबिक उनकी बैटिंग ज़रा सुस्त रफ्तारी से उन्होंने की है? तो ये इसके ऊपर एक सवाल है। बहरहाल देखना ये है कि इसको किस तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी देखती है। मोहम्मद यूसुफ और असद शफीक ये दोनों पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खेले हैं। मोहम्मद यूसुफ पाकिस्तान के कप्तान रहे हैं, असद शफीक ने भी तवील अरसे तक पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खेली है। इन दोनों को जवाब देना है कि क्या वाकई ऐसा है, अगर नहीं है तो फिर क्या सूरत हाल है, इमाम क्यों ड्रॉप हुए हैं। अगर आपने उनकी फ़िटनेस का बताया है या आपने कहा कि अनफिट है, तो क्या इस टीम का फिज़िकल फ़िटनेस का टेस्ट हुआ है जिसमें अकेले वो हैं? इंजरी अगर उनको है तो इंजरी के बारे में भी आपको तफसीलात जो हैं वो आपको आवाम के सामने और मीडिया के सामने। आमिर जमाल की भी शमूलियत जो है वो इंजरी के हवाले से मशकूक है। हाफिज़ साहब, दो सवाल है मेरे इसके ऊपर जो मेरे जहन में आए हैं। एक तो ये है कि इंटेंट की कितनी अहमियत है टेस्ट के अंदर, पहली बात ये। दूसरी बात ये कि इमामुल हक का अगर स्ट्राइक रेट बेहतर नहीं था, बहुत अरसा गुजर गया है ऑस्ट्रेलिया के बाद, अभी जब दोबारा टेस्ट आया, तो कहाँ है पीसीबी, कहाँ है कोच, कहाँ हैं ट्रेनर्स? उन्होंने क्यों उनके स्ट्राइक रेट पर काम नहीं किया, क्यों उनको बेहतर करने की कोशिश नहीं की है? मुझे तो कहीं इमामुल हक नज़र नहीं आया, यही अभी बात की ना कि उस टेस्ट सीरीज़ को ख़त्म हुए और इस टेस्ट सीरीज़ को शुरू होने में कितना वक्त गुजर गया। अगर आपको ये एतराज़ था तो क्या इस दौरान आपने कोई काम किया? अगर आपने वो कोई काम ही नहीं किया तो आपने तो ये थोड़ा करना है कि एक आपका एस्टेब्लिश क्रिकेटर है, वो इंटरनेशनल क्रिकेट पाकिस्तान के लिए खेल रहा है, रन कर रहा है, उसकी अच्छी खासी एवरेज है, रन स्कोर है पाकिस्तान के लिए, एक सेट ओपनिंग बैटर है आपका, और आपने उसको इस वजह से निकाल दिया बजाय इसके कि आप उसकी सलाहियतों से इस्तेफादा करें, आप उसकी स्किल्स को इन्हेंस करने की कोशिश करें। आपने वो काम किया नहीं है, और जो सबसे आसान काम है कि आपने उसको टीम से बाहर कर दिया, तो वो आपने उसको बाहर कर दिया। आमिर जमाल फिटनेस से मशरूत हैं, ये भी बहरहाल एक ये जैसे कल भी हमने इसका जिक्र किया था कि अगर तो इतने फ़िट वो नहीं है कि आप 15 दिन में उनके बारे में ये फ़ैसला नहीं कर सकते कि वो फ़िट हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे, तो आपको ख़तरे में नहीं डालना चाहिए। हम देख चुके हैं मादी में नसीम शाह, शाहीन आफरीदी वाला कि शाहीन आफरीदी अगर हाफ फिट थे, फ़खर जमान ने एक मरतबा कह दिया था कि वो फ़िट हैं 70% या 80%, ये चीज़ें हम देख चुके हैं। तो दुनिया को अगर आप देखते हैं, जो आपके टॉप प्लेयर्स होते हैं, ये जो आपके तेज़ी से उभर कर सामने आ रहे होते हैं, आप उनके करियर को तवील करने के लिए, आप उनके करियर को लंबा करने के लिए कि वो ज़्यादा अरसे तक अपने मुल्क के लिए क्रिकेट खेलें, आप ज़्यादा बेहतर हिकमत अमली इख्तियार करते हैं ताकि तवील अरसे तक कोई आपका बासलाहियत खिलाड़ी है तो वो आपकी टीम की नुमाइंदगी कर सके और वो अपनी टीम की कामयाबियों में अपना किरदार अदा कर सके। तो यही सूरत हाल आमिर जमाल के साथ भी है। बिल्कुल सही है। हाफिज़ साहब, अगर हम शाहीन्स की बात करते हैं, जो कि उसकी टीम इन्होंने बनाई है, उसके अंदर इन्होंने नसीम शाह का भी नाम मैंने देखा, इसमें सरफराज अहमद का भी नाम देखा। दरअसल ये बुनियादी हक तो उन प्लेयर्स का है जो इंतज़ार करते हैं, जो डोमेस्टिक खेलते हैं, फर्स्ट क्लास खेलते हैं, और उसके बाद उनको यहाँ पर होना चाहिए मेरे ख्याल से तमाम प्लेयर्स को यहाँ पर। आई डोंट थिंक सो, आप बेहतर बता सकते हैं कि क्या ज़रूरत थी कि हम यहाँ पर भी कुछ, जिस पर हम कल भी बात कर रहे थे बहुत तफसीलन, कि यहाँ पर भी क्या ज़रूरत थी कि हम अपने कुछ एक्सपीरियंस प्लेयर्स को यहाँ पर लेकर आएँ? देखिए, ये मिस मैनेज है ना, वो जो साहब पाकिस्तान की इंटरनेशनल क्रिकेट को देखते हैं, ये उनकी बुनियादी जिम्मेदारी है कि वो अगर स्विच हो रही हैं टीमें कहीं पर आपके टूर्स, तो वो आपको इस तरीके से उनको ऑर्गेनाइज होना चाहिए, उनका इंतज़ाम इस तरीके से होना चाहिए कि जो आपका सबसे बेहतर प्लेयर है वो सबसे बेहतर जगह पर आपको खेलता हुआ दिखाई दे। और जिन लोगों को यहाँ पर इस ए टीम में खिलाया गया है, इससे बेहतर क्रिकेटर्स को, या इससे बेहतर से मुराद ये नहीं है कि वो जो इसके लिए ज़्यादा वो जहाँ से फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। सरफराज अहमद
ने पाकिस्तान की शाहीन्स की तरफ से खेलकर क्या हासिल करना है? वो पाकिस्तान के कप्तान है, 2017 में चैम्पियंस ट्रॉफी पाकिस्तान ने जीती, वो उसके कप्तान थे उस वक्त, ठीक है। अब मतलब शाहीन्स में डालने का उनको क्या कोई वजह समझ नहीं आती है। हाँ। कोई वजह समझ नहीं आती है। और जहाँ तक ताल्लुक नसीम शाह का है, वो भी उसमें है। तो नसीम शाह के बारे में तो बासित अली साहब ये कहते हैं कि शायद उनको इसलिए रखा है उन्होंने कि शायद उनकी फॉर्म, उनकी फ़िटनेस चेक कर लें। अब मेरा ख़्याल है कि वर्ल्ड कप की टीम में नसीम शाह भी थे, और वो वर्ल्ड कप में मुझे याद नहीं पड़ता कि उसके बाद कहीं ये सुनने को मिला हो कि उनको कोई इंजरी हो गई है, या उसके बाद अगर कहीं उन्होंने क्रिकेट खेल लिया तो कोई इंजरी हो गई। अगर कहीं इस किस्म की खबर हो तो मेरी नज़र से गुजरी नहीं है, और अगर गुजरी हो तो मैं भूल गया होऊंगा, हो सकता है कुछ भी हो सकता है। तो फिर ये मिसकम्युनिकेशन बाहर क्यों आई कि हंड्रेड्स लीग इसलिए नहीं दी कि वर्कलोड ज़्यादा ना हो जाए? फिर इसकी रीज़न ये आप देखें, वो वहाँ पर नहीं गए ना, शाहीन भी नहीं गए। वहाँ पर बाबर और रिजवान को भी नहीं मिला NOC, ठीक है जी, और इनको भी नहीं मिला, नसीम को भी। तो अगर सारे के सारे ही उस जगह से उतने दिनों में कोई क्रिकेट नहीं खेले हैं, तो नसीम अकेले की फॉर्म और फिटनेस चेक करने का आपको शक है उसके बारे में? हाँ। और अगर आपको किसी भी हवाले से कोई शक है तो आपको ये काम टीम में मुंतखब करने से पहले करना चाहिए, बजाय इसके कि अगर वो फिट नहीं है, फ़र्ज़ कर लें या वो उनका रिदम नहीं है या उनकी फॉर्म नहीं है, तो आप उनको शाहीन्स में अगर फ़र्ज़ कर लें कि वो सारी चीज़ों से लैग कर रहे हैं, उनकी कमी है, तो फिर आपको स्क्वाड भी नहीं रखना चाहिए। अगर फॉर्म का कोई मसला है, अगर फिटनेस का कोई मसला है, तो आप उसको रख ही क्यों रहे हैं ना? आप इवेंट में डिसाइड करेंगे कि ये खेल पा रहा है या नहीं। तो ये एक सवालिया निशान है कि अगर आपने नसीम को, फिर मोहम्मद अली तो अभी पाकिस्तान की टीम के साथ शाहीन्स के साथ डार्विट गए थे, ठीक है। मीर हमजा इंग्लैंड क्रिकेट खेलते रहते हैं काउंटी, वो वहाँ पर खुर्रम का मसला था, मेरा ख्याल है कि वो उनके साथ कुछ थे मसाइल शायद, और वो उनको आप देख सकते हैं। लेकिन ये जो पाकिस्तान के लिए खेले हुए हैं, इनको तो शाहीन्स के लिए मेरा क्या, किसी को भी अगर थोड़ी बहुत भी समझ है और वो उसको फॉलो कर रहा है क्रिकेटर्स को अपनी, और क्रिकेट को और दुनिया भर के क्रिकेट को देख रहा है, और उसको ये समझ आती है कि यहाँ पर, और उसके पास ये भी नाम हो कि आप किन किन खिलाड़ियों को वहाँ पर ला सकते हैं, तो फिर आपको शाहीन्स में नसीम शाह अकेला, या फिर तो शाहीन आफरीदी को भी आपको चेक करना पड़ेगा, फिर तो आपको उनको बाकी तमाम जो आपके फास्ट बॉलर, आमिर जमाल की आपने फिटनेस चेक करनी है। मतलब मीर हमजा को भी आपने डाल दिया, मेरा ख्याल है ए टीम में मोहम्मद अली को भी डाल दिया, खुर्रम को, सारे फास्ट बॉलर आपने डाल दिए हैं कि चलें जी पहले यहाँ पर आप ऐसे बस जैसे जगह पूरी कर रहे हैं बस। तो वो फिर शाहीन को भी डाल देते ना, फिर शाहीन आफरीदी को भी डाल देते, मतलब एक साइड मैच रख लेते, पूरी अपनी टीम खिला लेते, तो उसमें किसी को ये भी गिलाना होता। तो एक नज़र आती है ना, नसीम शाह को चेक कर लें जी कि इसकी फिटनेस है या नहीं है, तो मोहम्मद अली तो खेल के आ रहे हैं, फिर उनका क्या देखना था आपने, ठीक है। इसी तरीके से मीर हमजा की अगर काउंटी क्रिकेट खेलते हुए आ रहे हैं तो उनको क्या देखना है। सो ये वो फैसले हैं जिन पर कहीं ना कहीं नज़र आता है कि जो चंद दिन पहले उन्होंने जिक्र किया था वक़ार यूनुस साहब ने, कि शायद ऐसी चीज़ें जो है वो तारीख़ का हिस्सा बन जाए। तो हर रोज़ तारीख़ बन रही है, ये भी एक तारीख़ का सरफराज अहमद साहब को वो शाहीन्स में शामिल करके तारीख़ बना रहे हैं, तारीख़ रकम कर रहे हैं, तारीख़ लिख रहे हैं। यह तारीख़ का हिस्सा होगा ना कि सरफराज अहमद पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के कप्तान हैं, उनका इतना एक तवील करियर है पाकिस्तान के लिए, और 2017 में वो पाकिस्तान के लिए चैम्पियंस ट्रॉफ़ी खेले, पाकिस्तान की कप्तानी की 2017 की चैम्पियंस ट्रॉफ़ी में, पाकिस्तान ने फ़तह हासिल की 2017 की चैम्पियंस ट्रॉफ़ी में, और 2024 में वो पाकिस्तान शाहीन्स के लिए खेल रहे हैं। तारीख़ बन रही है, खूबसूरत तारीख बन रही है। अच्छा हाफिज़ साहब, तारीख से एक और बात याद आई कि एक मेंटोर की तलाश है PCB को, तो मैं सोच रही थी कि क्यों ना आप और मैं भी अप्लाई कर दें, इश्तिहार तो जारी है, तो क्या ख्याल है हाफिज़ साहब? ये मेंटोर मेरा ख्याल ढूंढ रहे हैं अपने, जो इन्होंने लगाने हैं उन 5 टीमों के साथ जो डोमेस्टिक सीज़न है, मेरा ख्याल है उसी के लिए होगा, मेंटोर्स इन्होंने लगाने हैं। तो देखना है ये है कि किस तरफ जाते हैं मेंटोर्स। दरअसल मतलब डोमेस्टिक के दौरान चैम्पियंस ट्रॉफ़ी भी है ना, तो बस वो फिर तो मतलब आपने एक टिम नेल्सन को भी लगा दिया हाई परफॉर्मेंस कोच, तो ऊपर जितने लोगों को आप इंगेज करेंगे ना मुख्तलिफ सतह पर, अगर आप चैम्पियंस फ़र्ज़ कर लेना, क्योंकि इंडिया ने एक इवेंट में T20 के वर्ल्ड कप में महेंद्र सिंह धोनी को मेंटोर बनाया था, टीम परफॉर्म बेहतर नहीं कर पाई थी। ये सारी की सारी चीज़ें जो है ना, ये ऑप्टिक्स हैं। पाकिस्तान में चैम्पियंस ट्रॉफ़ी होनी है, पाकिस्तान का अपना मैदान है, और पाकिस्तान के अपने खिलाड़ी हैं सारे के सारे, कोई बाहर से नहीं आए हैं। क्या किसी ने आपको आपके, और ये सारी की सारी जो पाकिस्तान की टीम है,
कितने कितने बरसों से ये इकट्ठे हैं, खेल रहे हैं। मतलब अगर आप इनको 7-8 साल का अरसा या उससे कुछ ज़्यादा अरसे से खेल रहे होंगे, लेकिन इकट्ठे 7-8 साल से खेल रहे होंगे, इतना वक्त बन जाता है। तो 100-100 मैचेस अगर इनके वनडे हो गए हैं, या इनके 40-40 से 50-50 टेस्ट मैचेस हो गए हैं, या 100-100 सवा-100 इनके T20 मैचेस हो गए हैं, इतने मैचेस के बाद भी अगर आप किसी एक ऐसे बाहर से आने वाले बंदे की ज़रूरत है, या फिर किसी एक मेंटोर को साथ रखकर उसकी तरफ देखने की ज़रूरत है, तो इसका मतलब है कि 100-150 मैच, और इन सब के मैचेस अगर आप मिला लें तो उनकी तादाद कितनी बनती है वो किसी से ढकी छुपी नहीं होगी। सो ये सारी की सारी ऑप्टिक्स की गेम है। मतलब या तो आपने जैसे अगर आपने 5 मेंटोर लगाने हैं ना, इसके लिए जो आपकी टीमें हैं डोमेस्टिक की, उसके लिए भी 5 मेंटोर आपने मुंतखब कर लिए हुए हैं, आप इश्तहार बाद में दे देंगे। वकार यूनुस को क्रिकेट अफेयर्स का डायरेक्ट एडवाइज़र लगाया ना, इश्तहार दे दिया, बंदा पहले ही है। और अगर इन्होंने चैम्पियंस ट्रॉफी के लिए भी किसी को मेंटोर लगाना है तो उसके लिए भी ये बंदे का इंतखाब इन्होंने कर लिया हुआ है, और फिर जब वक्त आएगा उसका इश्तहार दे देंगे। हो सकता है कि वो उसका ऐलान उसके बाद हो। ये मोहम्मद हफीज़ साहब की दफ़ा भी ऐसा ही हुआ था जब वो भी थे डायरेक्टर। इसके अलावा भी ये एक तारीख़ है पाकिस्तान के क्रिकेट की, लेकिन इस दफ़ा तो ज़रा बड़े ही मुख्तलिफ अंदाज में हो गया ना वकार यूनुस साहब वाला, कि अभी वो चल रहा है उधर, ठीक है, और कंसल्टेंसी है पहले, और साथ ही साथ वो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी है, लेकिन डायरेक्टर जो हैं, एडवाइज़र जो हैं क्रिकेट अफेयर्स के, वो अभी उनका जो एक कानूनी तरीक़ाकार है वो बाकी है। काम उन्होंने शुरू कर दिया, चलें जी, इतनी मतलब सडन और इतने अच्छे फैसले हो रहे हैं तो हम उम्मीद करते हैं कि कोई ब्राइट फ्यूचर ही पाकिस्तान का नज़र आएगा। आगे बहुत सारी जिम्मेदारियां पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर होने वाली हैं, चैम्पियंस ट्रॉफी भी है, टेस्ट भी है, और बहुत कुछ है। हाफिज़ साहब, मैं देख रही थी कि श्रीलंका ने भी बड़ी अच्छी एक उम्दा जीत फतह अपने नाम की और इंडिया को हराया। इंडिया बहुत देर बाद समझ लें कि हारा, क्योंकि मुसलसल जीतते आ रहे थे और बहुत जो है वो दिल बर्दाश्ता भी हैं शायकीन क्रिकेट। तो हाफिज़ साहब क्या कहेंगे श्रीलंका की कारकर्दगी पर? देखिए, एक मैं देख रहा था कि जब आखिरी मरतबा सीरीज़ जीती थी श्रीलंका इंडिया के ख़िलाफ़, तो उसको 27 साल का अरसा गुजर गया, और जब आखिरी मरतबा जीता था तो उस वक्त सनत जयसूर्या प्लेयर ऑफ द सीरीज़ हुए थे। उस वक्त ये अदादो शुमार इनको चेक करना पड़ता है, लेकिन मैंने कहीं चलते चलते देखा तो मेरी नज़र से गुजरा। तो वो उस वक्त प्लेयर ऑफ द सीरीज़ हुए थे, और इस मरतबा वो कोच हैं श्रीलंका की टीम के। तो इस सीरीज़ में, जिसमें इंडिया के सारे टॉप क्रिकेटर्स मौजूद थे, मोहम्मद शामी अभी मुकम्मल फिट नहीं है, वो उनकी इंजरी थी, वो उसकी सेहतियाबी पर काम कर रहे हैं, और जसप्रीत बुमराह थे नहीं। अब हार्दिक पांड्या भी नज़र नहीं आए इसमें, सूर्य कुमार यादव भी नज़र नहीं आए, जायसवाल को मौका नहीं मिला। लेकिन जिसके ऊपर बैटिंग बहुत ज़्यादा इन्हिसार करती है वो उनके 2 खिलाड़ी हैं, जिनमें विराट कोहली और रोहित शर्मा है। उनकी मौजूदगी में और उन चंद नौजवान क्रिकेटर्स की मौजूदगी में जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा एतमाद और इन्हिसार किया जा रहा है मुस्तकबिल के क्रिकेट को देखते हुए, उन सब की मौजूदगी में ये हारना सीरीज़, और पहला मैच भी टाई हुआ है, उसमें भी इंडिया जीत नहीं पाया, हालांकि उनके पास मौका था जीतने का। इंडिया के 10 आउट हुए, श्रीलंका के 8 आउट हुए। तो उसमें भी अगर मेरा ख्याल है कि पहले बहुत साल पहले ऐसे ही होता था, जब मैच टाई हो जाता तो जिसकी विकटें कम होती थी वो जीत जाता था। तो उसमें भी टाई हो गया मैच वो। तो बाकी 2 मैचेस उन्होंने जीते हैं, और दोनों मरतबा उनके स्पिनर्स ने सबसे ज़्यादा मुश्किलात पैदा की हैं, जैफरी हों या फिर विरलागे हों। कल के मैच में विरलागे ने, उससे पहले जैफरी ने उनके आउट किए, और बड़ी आसानी के साथ श्रीलंका के स्पिनर्स ने इंडिया के बल्लेबाजों को आउट किया। अगेंस्ट स्पिन कोई बहुत ज़्यादा अच्छी बैटिंग इंडिया कर नहीं पाया, और ये उनके लिए एक तशवीशनाक परेशान कुन चीज़ ज़रूर होगी कि देखें ना, आप 27 साल के बाद हारते हैं, और आप अभी आपको चंद हफ्ते गुजरे हैं कि आपने T20 वर्ल्ड चैम्पियनशिप जीती है। गो के डिफरेंट फॉर्मेट है, लेकिन प्लेयर्स काफ़ी वही हैं जो कि आपके वहाँ पर खेल रहे थे उसमें T20 वर्ल्ड कप में। ठीक है, पांड्या नहीं है, सूर्य कुमार यादव, इनके मिडल ऑर्डर में जो असल में जो मसला इनको पेश आया वो मिडल ऑर्डर परफॉर्म नहीं कर पाया वैसे। फिर शुभमन गिल जिम्बाब्वे में खेल रहे थे, टीम के कप्तानी कर रहे थे, यहाँ पर वो रन्स नहीं कर पाए। विराट कोहली भी रन्स नहीं कर पाए इन मैचेस में, और स्पिनर्स के ख़िलाफ़ खेलते हुए सबकी जो
बैटिंग थी उसके ऊपर सवालिया निशान लगा। इनके स्पिनर्स भी उतनी अच्छी बॉलिंग नहीं कर पाए जितनी अच्छी बॉलिंग, स्पिन बॉलिंग जो की है श्रीलंका ने। इंडिया के स्पिनर्स भी उतनी ज़्यादा अच्छी गेंदबाजी नहीं कर पाए हैं। रियान पराग ने कुछ अच्छी अच्छी जगह पर गेंदें डाली, लेकिन बाकी जो स्पिनर्स थे वो कोई उतनी ज़्यादा मौसर गेंदबाजी नहीं कर पाए। जबकि उसके मुकाबले में श्रीलंका के स्पिनर्स ने पिच का बड़े अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया, वेरिएशन बड़ी अच्छी थी, लूप के साथ करते रहे, स्पिन करते रहे, बॉल टर्न करते रहे, तो वो फिर मुश्किल रही इंडिया के लिए। और यकीनी तौर पर ये एक धचका है आते साथ ही गौतम गंभीर को, क्योंकि उनकी ये बैसियत हेड कोच पहली सीरीज़ थी और कोई मिडल ऑर्डर में सूर्य कुमार यादव नहीं थे उनके पास, तो उसकी भी हो सकता है कि कमी महसूस हुई हो। लेकिन बहरहाल इंडिया के लिए एक आप कहते हैं जाग जाएं इससे पहले कि देर हो जाए, उनके लिए ये सीरीज़ यकीनी तौर पर वो होगी, क्योंकि उनकी ये टेस्ट नहीं है। गुज़िश्ता कुछ अरसे में अगर आप क्रिकेट उनकी देखते हैं और नताइज देखते हैं उनके, तो इस किस्म की क्रिकेट उन्होंने कम खेली है कि आप 100 सवा 100 पे 150 पे आउट हो जाएं, आप 230-40 ना कर पाएँ चेज़ करते हुए। किसी भी किस्म के हालात में मुश्किल पिचेस के ऊपर भी उन्होंने रन्स किए हैं। साउथ अफ्रीका टेस्ट मैचेस खेलने के लिए गए थे तो बड़ी मुश्किल पिचेस थी, लेकिन रन्स वहाँ पर भी किए थे। मतलब ये नहीं है कि आसानी से मैच हार गए थे, ये तो श्रीलंका के ख़िलाफ़ मतलब एक तरह से कहें कि एक तरफा तौर पर उन्होंने मैचेस जीते हैं श्रीलंका ने। बहुत बड़ी बात है, क्योंकि देखिए मुसलसल हारने के बाद जब आपको सडनली एक बड़ी जीत का सामना होता है तो यकीनन बहुत खुशाइन चीज़ है ये। हाफिज़ साहब, ओलंपिक्स की बात की जाए तो अरशद नदीम के लिए आज बहुत बड़ा इम्तिहान है और बहुत सारी नेक तमन्नाएँ भी हैं, और उनके लिए डीजी स्पोर्ट्स पंजाब का ये भी कहना है, परवेज़ इकबाल साहब का, कि हम 3 जो है वो एक हाई परफॉर्मेंस सेंटर्स बनाएंगे जहाँ पर अरशद नदीम को जदीद ट्रेनिंग भी दी जाएगी। तो हाफिज़ साहब, ये सारे वादे उस वक्त जब वो अपनी कारकर्दगी पर, अपनी मेहनत पर, अपनी बिना पर यहाँ क्या कहा है कि जी सेंटर्स बनाएंगे। अच्छा। और ट्रेनिंग जो है वो जदीद ट्रेनिंग जो है वो अरशद नदीम साहब को मिलेगी। 2000 इसके बाद ओलंपिक्स 2026 में होने हैं। हाँ ठीक है, कुछ ममालिक ऐसे हैं जिन्होंने तैयारी शुरू कर दी हुई है 2026 की। ठीक है, इनको ये बताना चाहिए कि पिछले 4 साल में उसको ट्रेनिंग के लिए कितने मौके फराहम किए गए हैं। Exactly, और उसके साथ यासिर जो हैं, जो जेवलिन थ्रोर हैं, क्या उनके पास इतने वसाइल मौजूद हैं या नहीं है। ये कह देना आसान है कि हम करेंगे, जो सीट पर बैठा बंदा उसको ये बताना चाहिए कि हमने 4 साल में ये किया है। हाँ। और सिर्फ अरशद नदीम ही क्यों, नहीं मतलब अरशद नदीम जैसे देखिए बात ये है कि सिर्फ अरशद नदीम क्यों, पाकिस्तान में और खेले नहीं हैं। क्या स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब की जिम्मेदारी नहीं है कि उसने बाकी तमाम खेलों की भी वैसे ही काम करना है। अरशद नदीम इसलिए चूंकि इस वक्त वो टेलीविजन पे है, ओलंपिक खेल रहा है, मेडल की उम्मीद है, ठीक है जी, उसको अखबारात में नुमाया जगह पर है, टेलीविजन में नुमाया जगह पर है, डिजिटल के ऊपर नुमाया जगह पर है। तो उसके नाम के ऊपर हम ये कर देंगे। बंदा खुदा, आप ये बताएं आपने 4 साल में क्या किया पाकिस्तान में। सबसे बड़ी बात है कि तमाम स्पोर्ट्स से ताल्लुक रखने वाले लोग उन्हें खुश मतलब वो भी दे रहे हैं, क्या कहते हैं उसको, नेक तमन्नाओं का इजहार भी कर रहे हैं। ठीक है, गैर ज़रूरी तौर पर अगर नेक तमन्नाओं के इजहार से मेडल जीते जाते हैं ना, तो फिर पाकिस्तान का 7 रुकनी दस्ता ना होता, तो सारा मुल्क 25 करोड़ दुआ कर रहा होता और फिर कोई 2500 या आपके एथलीट्स वहाँ पर होते। ठीक है, 7 गिनती के एथलीट हैं, उनमें 6 बाहर हो गए हुए हैं। अब जो अकेला बच गया हुआ है उसके ऊपर सब जो है ना वो अपने अपने बयानात इसलिए जारी कर रहे हैं कि उसके अलावा हल कोई नहीं है। अगर ना भी बयान जारी करें, अगर ना भी करें, या एक बंदा एक दिन में 3 मरतबा भी बयान जारी कर दे, अरशद नदीम को उसका क्या फ़र्क पड़ता है, या जो उसके मुकाबले में लोग वहाँ पर हैं उनको क्या फ़र्क पड़ता है उससे कि इसके 25 करोड़ लोग हैं, वो तो फिर नीरज के तो 1.25 अरब लोग उसके लिए दुआ कर रहे होंगे। उन्होंने तो 4 साल मेहनतें की हैं, जो उसमें और मुल्कों के लोग हैं, जर्मनी के हैं, दीगर मुल्कों के उसके साथ कंपटिशन में हैं। क्या वहाँ से दुआया कलमात आ रहे हैं? उन्होंने मेहनत की है 4 साल, उन्होंने ट्रेनिंग की है 4 साल, उन्होंने इन्वेस्ट किया है 4 साल, वो उसके ऊपर इन्हिसार करते हैं। उनकी हुकूमतों ने सपोर्ट किया है, वो काम किया ना उन्होंने। एक टेलीविज़न शो में ख्वाजा ज़काउद्दीन और अख्तर रसूल साहब मौजूद थे, और अख्तर रसूल साहब ने इसी हवाले से मजहबी गुफ्तगू शुरू कर दी। तो एक वक्त में आके फिर ख्वाजा साहब ने उसको पकड़ा, हाथ से रोका, फिर अख्तर अंज कर रहे हैं 4 साल असीं जड़ा ना दुआ कर दे, नमाज़ पढ़ते रहेंगे, रोज़े रखते रहेंगे, तो 4 साल बाद ओलंपिक खेलन चले जाएंगे। ये एक आपकी बुनियादी जिम्मेदारी है कि आपने दुआ करनी है, आपने नमाज अदा की, ये आपका मजहबी फरीज़ा है। ये जो मेहनत है किसी जगह पर कामयाबी के लिए, ये एक अलग पहलू है। ठीक है, आप बेशुमार मेहनत करें, अनथक मेहनत करें, आप उसके बाद दुआ भी करें, कोई आपको रोकता तो नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर आप ये समझेंगे कि आप यहाँ पर बैठे रहेंगे और सिर्फ आप
दुआ करते रहेंगे तो ये आप तक ओलंपिक मेडल चल के नहीं आएगा। ओलंपिक मेडल के लिए आपको पेरिस जाना ही पड़ना है जीतने के लिए, जहाँ पर ओलंपिक गेम्स हो रही है वहाँ पर जाना पड़ना है। दुआएं भी उस वक्त लगती हैं जब मेहनत में खुलूस हो, जब मेहनत हो, जब आपकी कारकर्दगी जो है वो किसी एक प्रोसेस के थ्रू आई हो, तो फिर ही दुआएं भी लगती हैं। दुआएं वरना असर नहीं करती हैं। अमल है ना जी। हाँ। ये नहीं है कि आप रात को सोए सुबह उठे तो ओलंपिक मेडल आएगा ना। चीन ने 2026 की तैयारियां शुरू कर दी हैं कि 26 में हमने कौन कौन सी खेलों में कैसे कैसे करना है। और इस वक्त भी ओलंपिक जो मेडल की टेबल है उसको देखते हैं तो मेरा ख्याल है दूसरे नंबर पर है। तो वो अभी इससे 26 की भी तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ पर डीजी साहब कह रहे हैं हम बनाएंगे वो हाई परफॉर्मेंस सेंटर। वो पहले ये बताएं कि जो आपने बनाए थे वो चल रहे हैं या नहीं चल रहे। बिल्कुल सही बात। जो यहाँ पे आपने इमारतें खड़ी कर दी हैं, इमारतों पर खर्च करना एक और पहलू है। उन लोगों पर खर्च करें जिन्होंने आपका नाम रोशन करना है। हाँ। जिन्होंने आपके लिए मुख्तलिफ मुकाबलों में जाके शरीक होना है, उनकी ज़रूरियात को पूरा करें कि जनाब आपके पास अभी हम बिल्डिंग बनाएंगे, इसमें टाइम लगना है ना 2 साल 3 साल 4 साल, लेकिन आपको मौजूदा आज के वक्त में हम आपके लिए आइंदा 6 माह में क्या कर सकते हैं। हाफिज साहब, टूर्नामेंट ही नहीं मिलते। यहाँ पर स्टेडियम्स जो है उनकी रिकंस्ट्रक्शन हो सकती है एंड 5 महीने पहले, तो सेंटर्स भी बन जाएंगे। इसमें कौन सी बड़ी बात है, पाकिस्तान है। वो देखिए क्रिकेट का जो काम है ना, वो क्रिकेट का काम और तरीके से चलता है। वो आप उसको, हालांकि ये बात और है कि क्या इस वक्त करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए। ठीक है, वो उन्होंने शुरू किया, अच्छे वक्त पे ख़त्म करें। चैंपियंस ट्रॉफी में लोग अच्छा मंजर देखें, लेकिन फिर लोग सवाल करेंगे जो सामने बैठे होंगे, यार आप तो चंगे चंगे कमरे में बैठ गए, सामने एंडी दूर बैठाया है। वो एक तकसीम आएगी। लेकिन बहरहाल जो अच्छा है ठीक है। अगर तामीराती काम हो रहे हैं ठीक है, और भी स्टेडियम्स जो हैं उनको भी ठीक करना चाहिए। ये जो कदाफ़ी है इसको भी और ठीक करना चाहिए। लेकिन जो सरकारी काम है वो तो डीजी साहब ने पता नहीं कल उनका तबादला हो जाना है। डीजी साहब को कौन सा पता चलता है, वो आज यहाँ पर हैं, कल किसी और जगह पर हैं, परसों किसी और जगह पर हैं। वो जो नए हर डीजी साहब आते हैं वो अपनी सोच के साथ, बजाय इसके कि कोई पॉलिसी हो, पॉलिसी के ऊपर जिसने आना है अमल करना नहीं। जो आएगा, अगर उसको क्रिकेट पसंद है वो क्रिकेट अकेडमियाँ बना देगा। जो आएगा उसको बैडमिंटन पसंद है वो कहेगा सारे पंजाब में बैडमिंटन के जो है ना वो कोर्ट्स लगा दो, भले प्लेयर हों या ना हो। तो ये बुनियादी तौर पर तो इनको जो करने का काम है वो करना चाहिए। ठीक है, आप परिषद के नाम पर आप, चूँकि उन्होंने कहा ठीक है आज उसने मुकाबला करना है और रोज़ाना उनके जो लोग हैं उन्होंने कुछ ना कुछ तो जारी करना होता है, फिर उन्होंने जारी कर दिया, खबर बराए खबर। खैर उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा बात क्रिकेट पर तो करते हैं, हॉकी हमारी आंखों के सामने ख़त्म हो गई, लेकिन ये डीजी साहब को ये भी बताना चाहिए कि पाकिस्तान की हॉकी टीम ओलंपिक में क्यों नहीं गई, ये भी तो बताएं ना। या जो जितने वेट लिफ्टर्स नहीं जितने भी लोग मुबारकबादें दे रहे हैं, हाँ। क्या इनमें से किसी को कोई ये नहीं जानता कि पाकिस्तान ने सबसे ज़्यादा मेडल्स जो हैं ओलंपिक में किस खेल में जीते हैं, और पाकिस्तान का कौमी खेल कौन सा है, और पाकिस्तान का कौमी खेल ओलंपिक मुकाबलों में क्यों नहीं है, और पाकिस्तान कब से हॉकी में ओलंपिक मुकाबलों में शरीक नहीं हो रहा। ये कितनी मतलब अगर कोई 12 साल से पाकिस्तान की हॉकी टीम ओलंपिक मुकाबलों में शरीक नहीं है तो क्या सोए रहे हैं लोग 4 साल सोए। अगर ये अभी से शुरू करें कि हमने 2026 के ओलंपिक में पाकिस्तान की हॉकी टीम को वहाँ पर देखना है, तो ये मुश्किल नहीं है कि ये नामुमकिन नहीं है कि आप क्वालिफाई ना कर सकें। लेकिन अगर आप जिसमें मेडल जीते हुए हैं उसका तो आपको ख्याल नहीं है, और जो आज मेडल के लिए लड़ना है जिसने वहाँ पर, जिसने कोशिश करनी है, जिसने मेहनत की हुई है, उसके लिए हम ये कर रहे हैं। हॉकी को किसने उठाना है जनाब, उसका भी तो जवाब दें। ये सूबे से लेकर वफाक तक सबके लिए ये पैगाम। हॉकी के अलावा आप देखें कि जो वेट लिफ्टर्स हैं, अभी कुछ रोज़ पहले मेरी बात हुई नूह दस्तगीर भट्ट से, उन्होंने इजहार किया इस बात का, हमारे पास 4 बहनें हैं जो चारों वेट लिफ्टर्स हैं, उनका इस बात के ऊपर एतराज़ था कि हमें हुकूमती सतह पर कोई सपोर्ट नहीं है। नूह दस्तगीर भट्ट ने बताया कि मैंने जिनको शिकस्त दी थी इससे पहले वही आगे भी लोग हैं, मैं जानता हूं कि मैं किस तरह से परफॉर्म कर सकता था, लेकिन मुझे कोई हुकूमती सपोर्ट थी ही नहीं। एक हद तक तो ठीक है आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करती है, आगे एक टाइम पर हुकूमत की ज़रूरत होती है। हम किसी भी शोबे में ओलंपिक्स के अंदर, हम बहुत सारे खेलों के अंदर आगे जा सकते हैं, लेकिन हमारी तरफ से सिर्फ 7 एथलीट्स गए हैं, और ये नहीं है कि हमारे पास खिलाड़ी हैं नहीं, खिलाड़ी तो हमारे पास मौजूद हैं। देखिए यही बुनियादी मसाइल हैं। अगर अरशद नदीम का जिक्र है तो मुद्दा क्या है, मुद्दा यही है कि जो जीत रहा है उसके नाम पर आपको क्या ज़रूरत है, जबकि आपका कोई हिस्सा ही नहीं है उसमें, कोई हिस्सा नहीं है ना। हाँ। या तो आप हिस्सा बताएं कि आपने उसको यहाँ तक पहुँचाने में क्या किरदार अदा किया। अगर आपका निज़ाम इतना अच्छा होता तो क्या वो निज़ाम सिर्फ अरशद नदीम के लिए काम कर रहा है? बाकी जो सैकड़ों हज़ारों खिलाड़ी हैं मुल्क भर में, हज़ारों लाखों खिलाड़ी हैं मुल्क भर में, क्या आपका निज़ाम उनके लिए कहीं हरकत में नहीं आता?
सिर्फ अरशद नदीम के लिए काम कर रहा था निज़ाम और वो वहाँ तक पहुँच गया, तो बाकी सब लोगों का किसने साथ देना है? उनके लिए जो टूर हैं वो किसने ऑर्गेनाइज़ करने हैं, ट्रेनिंग किसने उनके लिए तरतीब देनी है, उनके लिए जो मुख्तलिफ बैनुल-अक़वामी सतह के मुकाबले हैं उसमें शिरकत को यकीनी किसने बनाना है, ये सारे के सारे उन लोगों के काम है जो फेडरेशंस में हैं, जो स्पोर्ट्स बोर्ड है, पंजाब का है, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड है, ये उनकी ज़िम्मेदारी है। अगर वो नहीं करेंगे और तो फिर ठीक है, आप ये वहाँ पर बड़ी पंजाबी की ऐसी ऐसी मिसालें हैं जो मैं यहाँ पे तो नहीं बता सका, लेकिन समझ गए हैं लोग। कुछ देर बाद हम डिस्कस करेंगे। लोग समझ गए हैं कि क्या इस पे मिसाल साथ है, उनको लग जाएगा पता। अच्छा हाफिज़ साहब, कल हम लोग बात कर रहे थे शकीबुल हसन के मुतालिक भी, आपने बताया कि वो अभी तक उनसे रब्ता उस तरह से जारी नहीं हो पा रहा और ख़बरें भी यही बता रही हैं कि उनके साथ कांटेक्ट नहीं किया जा रहा है। जो सूरत हाल, जो बदअमनी इस वक्त जारी है बांग्लादेश में, उसकी जानिब उसकी वजह से जो है वो ऑलराउंडर से रब्ता नहीं हो पा रहा है। तो हाफिज़ साहब, इस सूरत हाल में क्या आपको लगता है कि बांग्लादेश जो है वो क्या अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ आ जाएगा? क्योंकि अभी तो सूरत हाल ही बहुत ख़राब है अगर हम देखें टेस्ट के हवाले से। देखिए, अभी तक आज के दिन के बाद देखते हैं कि उनके अंदरूनी तौर पर हालात कैसे ठीक होते, कैसे आगे बढ़ते हैं। आज चूँकि अहम फ़ैसले वहाँ पर होने हैं और अभी वक्त है, मेरा ये ख़्याल है कि टीम ट्रैवल उनकी कर सकती है, अभी वक्त है उनके पास काफ़ी। और सबसे पहले तो उनके लिए वो जो मुश्किल वक्त है उसमें वो सारे के सारे अच्छे तरीके से गुजर जाएं और उनकी ज़िंदगी मामूल पर वापस है। लेकिन मेरा ख़्याल है कि बांग्लादेश की टीम अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ पाकिस्तान ट्रैवल करेगी और उसमें कोई मुश्किल होगी नहीं, और उस वक्त तक अल्लाह करे कि हालात बहुत अच्छे हो जाएं ताकि खिलाड़ी ज़हनी तौर पर किसी परेशानी का शिकार ना हो पाकिस्तान में क्रिकेट खेलते हुए। फुल स्ट्रेंथ के साथ उनकी टीम के आने के इम्कानात हैं। पाकिस्तान ने ट्रैवल करना होता तो मेरा और बात है, बांग्लादेश ने पाकिस्तान आना है वो ज़रा मुख्तलिफ है, क्योंकि जब आप वहाँ पर जाते हैं तो एक और तरह से निज़ाम हरकत में आता है। जब आपने अपना मुल्क छोड़ के आ जाना है तो होस्ट तो नहीं कर रहे ना वो यहाँ पर पाकिस्तान ने उनको होस्ट करना, तो मेरा ख्याल है कि उनकी फुल स्ट्रेंथ टीम पाकिस्तान आ सकती है। हाफिज़ साहब, ऑस्ट्रेलिया टेस्ट जब जारी था आपने एक प्लेयर की बहुत तारीफ़ की थी, मुझे थोड़ा सा वो कन्फ्यूजन उसमें, वो क्या साइम अयूब की आपने की थी या साउथ शकील की बात की थी? देखिए, जब ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान सीरीज़ खेल रहा था ना, सऊद भी वहाँ पर चैलेंज हुए। हाँ। और मेरा ये ख्याल था कि साइम अयूब को नहीं अभी टेस्ट मैच खिलाना चाहिए था, अर्ली खिलाया उनको, यहाँ पर भी उन्होंने टेस्ट टीम में डाला हुआ है। देखें, आपको लगता है अभी भी, क्योंकि ये देखें मैं एक चीज़ अगर आप को गलत, मतलब एक के बाद एक चीज़ अगर आप तजर्बा करते जाते हैं ना, तो फिर आपको किसी नतीजे पर पहुंचना चाहिए कि असल में ख़राबी कहाँ पर है और हमने उसकी इस्लाह कैसे करनी है। तो अगर तो आपको नज़र आ गया है कि ये मुश्किल है, तो फिर आप उसकी इस्लाह की तरफ और उसकी मुश्किल को दूर करने की तरफ जाएंगे। तो मुश्किल अगर है उनको खेलने के लिए और उनको कोई 2, 3, 4, 5 ए टीम के टूर कराए जाते हैं। अभी आपने चंद दिन पहले इंजमाम साहब का जिक्र किया था ना, 2003 में जब वो वर्ल्ड कप के बाद ड्रॉप हुए थे, इंजमामुल हक साहब पाकिस्तान की टीम से 7-8 खिलाड़ी पाकिस्तान के, और मेरा ख्याल है आमिर सुहेल साहब उस वक्त पाकिस्तान के चीफ सेलेक्टर थे, और उन्होंने एक नए लड़कों पर मुश्तमिल, नए खिलाड़ियों पर मुश्तमिल टीम बनाई थी। तो उस वक्त इंजमाम साहब का एक इंटरव्यू मैंने किया था 2003 के वर्ल्ड कप के बाद। तो उन्होंने कहा था कि किसी भी बैट्समैन को अगर आपने खिलाना है तो कम अज़ कम उसके 4-5 सीज़न से मुराद ये है कि 4-5 साल वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलता रहे और परफॉर्म करता रहे तसलसल के साथ, तो फिर आप उसको पाकिस्तान की टीम में लें। ये बैट्समैन के लिए है। सऊद शकील एक बैट्समैन है। अब ये अलग सवाल है कि कोई अगर उनके ख़यालात उस वक्त ये थे, लेकिन जब वो ख़ुद चीफ सेलेक्टर थे, क्या इमाम को उतने जो फर्स्ट क्लास सीज़न है वो उन्होंने खेले या फिर वो फास्ट ट्रैक हो गए? बुनियादी तौर पर जो उनका ख्याल था वो ठीक है कि आपको किसी बैट्समैन को मैच्योर करने के लिए आपको उसको 4-5 सीज़न आप खिलाएंगे ना, तो वो 4-5 सीज़न जब खेलेगा तो इसका मतलब ये है कि और कुछ नहीं तो 50, 60, 70 मैचेस तो खेल ही जाएगा ना, सिर्फ 4 डे में। 4 डे में इतने मैचेस खेल जाएगा। तो जब आप 50-60 मैचेस का तजर्बा होता है तो आप मुख्तलिफ़ किस्म के हालात में गुजरते हैं। आप अपनी क्रिकेट आप दबाव में जाते हैं, दबाव से निकलते हैं। आप स्पिन बॉलिंग खेलते हैं, फास्ट बॉलिंग खेलते हैं, आप स्विंग बॉलिंग खेलते हैं, आप एक्स्ट्रा पेस खेलते हैं, जर्मन पेस के अगेंस्ट खेलते हैं, तो आप मैच्योर होते हैं। उस वक्त तक तो उनके ख़यालात ये थे। अब बाद में उनके ख़यालात में कोई तब्दीली आई है या कुछ भी हुआ वो एक अलग बात है, लेकिन जो मैंने अपने कानों से सुनी है, सामने बैठ के उनसे सुनी है, मैंने वो बयान कर दी है। इसलिए अगर आप किसी भी खिलाड़ी को जो बिलखुसूस बैट्समैन है, देखें बॉलर के लिए ज़रा सूरत हाल मुश्किल होती है, आसान होती है। बॉलर के लिए मौक़े ज़्यादा होते हैं, वो ज़्यादा जल्दी एडजस्ट कर जाता है, ठीक है। फास्ट बॉलर, स्पिनर नहीं, फास्ट बॉलर, स्पिनर को भी कुछ ना कुछ
टाइम चाहिए होता है। लेकिन फिर इंजरीज भी आ जाती हैं बीच में। देखिए अगर फिजिकली देखें, अगर तो मैच्योरिटी इज समथिंग डिफरेंट, ठीक है जी। इंजरीज तो आप इंजरीज जो हैं वो किसी और मानों में इस्तेमाल होते हैं, लेकिन अगर आप एक तसलसल के साथ, एक लगन के साथ और एक मुसलसल जद्दोजहद करते हैं, हर साल करते हैं, मतलब अगर 5 सीज़न आप खेलते हैं तो सिर्फ 4 डे तो नहीं खेलेंगे ना। उस वक्त तो सिर्फ 2 फॉर्मेट होते थे ना, 1 डे और रेड बॉल के 4 डे के मैचेस। आज फॉर्मेट जो है वो बढ़ गए हैं, आज 4 फॉर्मेट हो गए हैं। लोग T10 भी खेलते हैं, लोग T20 भी खेलते हैं, और लोग उसके साथ आप देखें कि टेस्ट मैचेस भी खेलते हैं। तो 4 फॉर्मेट हो गए हैं। और अगर चूंकि हम अपने फर्स्ट क्लास सीज़न की बात करते हैं तो उसमें 3 फॉर्मेट है, आप T20 खेलेंगे, 1 डे खेलेंगे, 4 डे खेलेंगे। और अगर आप एक सीज़न में सारे 4 डे भी खेल जाएं, 1 डे भी खेल जाएं, T20 मैचेस भी खेल जाएं, तो नंबर ऑफ़ मैचेस आप देख लें कि कितने आपने खेल लिए। तो उसके साथ अगर आप 3-4 सीज़न के तजर्बे के साथ आते, बेन डकेट के 10,000 रन हैं जो इंग्लैंड की तरफ से ओपन करते हैं। 10,000 फर्स्ट क्लास रन हैं, और उन्होंने 100 से ज़ायद फर्स्ट क्लास मैचेस खेले हुए हैं। जो हैरी ब्रूक हैं उनका कुछ 40-50 मैचेस का तजुर्बा था मेरा ख्याल, जब वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट में आए, तो 40-50 उनके भी फर्स्ट क्लास मैचेस थे। तो ये किसी वजह से ही लोग इतने मैचेस खेलते हैं। आप कुछ गैर मामूली अंदाज में बासलाहियत होते हैं, उनको मौके मिल जाते हैं, लेकिन उसमें भी आपको ए टीम, अभी भी मेरा ये ख्याल है कि अभी हुरैरा को अगर ये थोड़ा और वक्त दे देते तो फर्स्ट क्लास में, और उसको ए टीम, अच्छी टीमों के ख़िलाफ़ ए के टूर्स करवाते, वो ज़्यादा उनमें उनको सीखने का मौका मिलता, वो और पुख्ता होते, तो वो ज़्यादा बेहतर था। अगर आप अर्ली खिलाते हैं तो वो दबाव, मतलब फिर बाउंस बैक करना, वापस करना, वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। यही हुआ ना, मतलब लोगों को लगता है कि नहीं ठीक हुआ है। 23 मैचेस उसने इंटरनेशनल खेले हैं पाकिस्तान की तरफ से, T20 एक टेस्ट मैच भी खेला है। तो अगर वो उस अंदाज में उसकी सिलेक्शन की तरफ जाते तो पाकिस्तान को ज़्यादा बेहतर तरीके से वो पाकिस्तान के लिए खेल सकते। अल्टीमेटली फ़ायदा पाकिस्तान का ना, अल्टीमेटली पाकिस्तान का फ़ायदा है कि नौजवान को आप इस चक्कर में उलझा दें कि मैंने वापस आना है, ये करना है, वो करना है, ये ख़राबी है, वो ख़राबी है मेरे इंटरनेशनल लेवल पर, तो बजाय इसके कि आप उसको मुनासिब अंदाज से उसकी मॉनिटरिंग करके, उसकी ट्यूनिंग करके, उसकी चीज़ों को सुधार के लाएं, ताकि वो पाकिस्तान की जब नुमाइंदगी कर रहा हो तो परफॉर्म कर रहा हो, सीख ना रहा हो। सीखते रहते हैं लेकिन उसको रन्स करने के, विकेटें लेने के तरीके और गोर आते हों। बिल्कुल सही आपने कहा हाफिज़ साहब। मैंने एक्चुअली साउथ शकील की बात इस वजह से की थी कि सरफराज अहमद साहब से जब पूछा गया साउथ शकील की नायब कप्तानी के मुतालिक, तो उन्होंने काफ़ी तारीफ़ की। उन्होंने कहा कि साउथ शकील क्योंकि निचले दर्जे से कप्तानी करते आ रहे हैं तो एक अच्छा इनिशिएटिव है, सपोर्ट किया उन्होंने, बहुत अच्छी बात है। साउथ शकील को हमने देखा कि वो अगर हम PSL की बात करते हैं उस पर भी उनकी बहुत अच्छी कारकर्दगी है। हाफिज़ साहब, क्या आप देखते हैं कि साउथ शकील, क्योंकि कल भी हमने इस पर बात की, लेकिन क्योंकि सरफराज अहमद साहब का भी इसके ऊपर अपना एक रद्द-ए-अमल आया है, तो क्या आपकी राय है? देखिए, जो उन्होंने क्रिकेट खेली है पाकिस्तान की तरफ से, एक सिस्टम से आए हैं प्रॉपर, क्या नाम है, सऊद अंडर 19 से, जो डेवलपमेंट, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के डेवलपमेंट का एक प्रोसेस है, उसके ज़रिए वो पाकिस्तान टीम तक पहुँचे हैं। कुछ मसाइल हैं जो कि जिनका उन्हें सामना करना पड़ा जब वो ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे थे टेस्ट मैचेस, तो उनके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। अब शाहीन आफरीदी को हटाया गया, तो बेस्ट ऑफ लक अगर उनको पाकिस्तान, लेकिन फिर ये देखना चाहिए कि अब उन्हें ग्रूम करना चाहिए कि हम उन्हें कप्तान बनाएंगे। ये खानापुरी के लिए किसी को वाइस कैप्टन नहीं बनाना चाहिए। जो प्रोसेस है उसके ऊपर अब देखिए, अब अगर आपने उनको नायब कप्तान बना दिया है तो फिर ये जहन में रखना चाहिए कि हम उन्हें एक मुस्तकबिल के टेस्ट कैप्टन की हैसियत से तैयार करें और उसको आज़ादी दें, थोड़ी सोचने की, उसको आज़ादी दें अपनी इजहार राय की, कि वो बेहतर अंदाज में उसकी फ़ैसला साजी, उसकी अब उसके ऊपर काम होना चाहिए ताकि वो आगे बढ़कर पाकिस्तान की क़यादत करे। सरफराज अहमद के साथ वो खेले हैं, और सरफराज तो उनके सीनियर्स में से हैं, वो बहुत छोटे होंगे जब से सरफराज पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं। बिल्कुल। मगर अगर 2010 में भी चले जाते हैं तो 14 साल पीछे चले जाएं तो साउथ शकील तो टीवी पे देखते होंगे ना सरफराज तो आज अगर सरफराज उनके बारे में बात कर रहे हैं तो उनके लिए एक हौसला अफजा चीज़ है। हाँ। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के वो जो लोग फैसले करने वाले, अब उनको इस अंदाज में ज़रूर सोचना चाहिए कि इसको हमने एक मुस्तकबिल के कप्तान की हैसियत से तैयार करना है, और उसके लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है उसके ऊपर काम होना चाहिए। और उनको अपनी जो बैटिंग है, बुनियादी तौर पर अगर आप अपनी बैटिंग में जो आपकी के लिए मुश्किल है, जो आपके लिए खामियां हैं, जहाँ पर आपको मुश्किलात होती हैं रन्स करने के लिए, उनको दूर करने के ऊपर भी काम करना चाहिए। क्योंकि जब आप हाईएस्ट लेवल पर आते हैं और किसी एक जगह पर आप आके आपकी स्किल्स जो हैं वो चैलेंज होती हैं या क्वेश्चन हो जाती हैं, उसके ऊपर लोगों को पता चल जाता है कि यहाँ पर मुश्किल है इसको रन्स करना, तो वो फिर आपको हदफ बनाते हैं, टारगेट करते हैं उस एरिया में आपको आउट करने के लिए।
तो वो चीज़ें उनको वक्त के साथ साथ अपनी ठीक करनी चाहिए, ताकि एक इम्पॉर्टेंट नंबर के ऊपर वो पाकिस्तान के लिए खेलते हैं टेस्ट मैचेस में, तो वहाँ पर वो पाकिस्तान के लिए मैच विनिंग बारियाँ खेल सकें, जो उनको इस खत्ते में उन्होंने क्रिकेट खेली है टेस्ट मैचेस में, उन्होंने बेहतर परफॉर्म किया है। देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हाफिज़ साहब ने की है कि इंडिविजुअलिटी एक तरफ है और आपकी मैच विनिंग परफॉर्मेंस एक तरफ है। तो कोई भी ऐसी सूरत हाल जिसमें आप अपनी ज़ात के लिए खेल रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आपका एक जो भी एक कारकर्दगी होती है वो नुमायाँ हो ही जाती है। तो मेरे ख्याल में कि आपको टीम के लिए खेलना चाहिए, और जब आप टीम के लिए खेलते हैं तो डेफिनेटली आपकी जो कंडीशंस हैं, जो आपकी जो भी मसाइल आपको आते हैं, वो सब सॉल्व हो जाते हैं। हाफिज़ साहब, फिर मेंटोर के लिए अप्लाई करते हैं आप और मैं, या फिर अभी इंतज़ार करें शायद कोई बेहतर? मेरे ख्याल है जिनके करने का काम है उनको करना चाहिए। हम उनके जो अप्लाई करेंगे ना उनके ऊपर, और जिनको वो मुंतखब करेंगे, हमारा ये काम है कि हम उनके ऊपर निगाह रखें, और वो हम इंशाल्लाह ताला रखेंगे। और जो दरख्वास्तें जमा करवा रहे हैं ना, हाँ, उनके ऊपर हमारा मेरा ख्याल है ज़्यादा बेहतर अंदाज में काम करें। ठीक है, वो मैंने आपको कल कहा था, वो ज़्यादा उस पर आप कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने लिखा हुआ है ठीक जो ख़वातीन हैं, अगर वो करेंगी तो उनको उनकी हम हौसला अफजाई करेंगे। चलो ठीक है, इसके ऊपर भी बात करते हैं। अभी सोचते हैं हाफिज़ साहब और मैं बैठकर इसमें पूरी मीटिंग करने कि हमने कहाँ अप्लाई करना है, कहाँ नहीं करना। खैर एवरीवन, वी विल जॉइन यू। आपसे मुलाकात कल, हम लोग मजीद डिस्कशन करेंगे जो भी फैसले हो रहे हैं, और स्पेशली जो मेंटोर्स की बात हो रही है उसके ऊपर बात करेंगे। आई एम वेरी एक्साइटेड कि आखिर क्या होता है, कौन डिसाइड होता है, मतलब डिसाइडेड होता है लेकिन सामने कौन आता है। तो अभी के लिए हाफिज़ साहब और मुझे इजाज़त दीजिए, आपसे फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।